साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं जैसे कि आपका बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है, यूपी पीसीएस की परीक्षा और आरओ एआरओ की जो परीक्षा होनी है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ टेस्ट पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है एडिटेरिया का जो टेस्ट सीरीज है, उसी में से इसका जो टेस्ट नंबर 2 है, उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस टेस्ट पेपर में आपके 100 प्रश्न हैं। इसमें 80 प्रश्न जो है आपके हिस्ट्री के हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, और 20 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये आपके आगामी इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा। इन तीनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर इस प्रकार सही हो जाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। जो आधुनिक समाज है, इसमें आप स्वतंत्रता को पाते हैं, समानता, लोकतंत्र को पाते हैं, परंतु यहाँ पर सामंती व्यवस्था नहीं। सामंती व्यवस्था मध्यकालीन या मध्ययुगीन व्यवस्था थी, आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो ये काम जो है जेम्स रेनले को सौंपा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें लोग अपने शेयर जो है वो काफ़ी तेजी से बेचने लगे थे। दूसरा, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। कम वेतन का मिलना और खराब भोजन, ये दोनों ही उत्तरदायी कारण थे। यहाँ पे सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए, 1946 में हुए दिल्ली पुलिस हड़ताल में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अपने कम वेतन और पुलिस लाइन के बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। और जैसे जैसे ये बात अन्य पुलिस थानों तक पहुंची, वो भी हड़ताल में शामिल हो गए। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो इन्हें गिरफ्तार करने का कार्य कैप्टन हडसन ने किया था। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। वहीं जनरल जॉन निकोलसन की बात करें, जनरल जॉन निकोलसन, तो देखिए, जनरल जॉन निकोलसन ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। जनरल नील के बारे में बात करें तो जनरल नील जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्जा किया और इसका निधन लखनऊ में हो गया, जब यह विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। और वहीं सर कॉलिंग कैंपबेल के बारे में बात करें तो 6 दिसंबर 1857 को कानपुर से विद्रोहियों के खिलाफ ये लड़ा था। अगला है, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला, वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। ये सही है। दूसरा, ये सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। ये भी सही। दो के दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो सबसे मुख्य कारण, ये जो चार यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें सबसे मुख्य कारण फरमान का दुरुपयोग था। क्या था? फरमान का दुरुपयोग। देखिए, मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के व्यापार के लिए भी इस फरमान का इस्तेमाल करते थे। जबकि नवाब का मानना था, नवाब सिराजुद्दौला का मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए, अतः फरमान का मुद्दा बंगाल के नवाब तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना और बाद में यह प्लासी के युद्ध में तब्दील हो गया। अगला है 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है। देखिए, अगला है सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन है। पहला, 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान नहीं, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो पहला गलत होगा। दूसरा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर के विवाद था। ये कथन भी सही है। तीसरा, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ये दोनों के मतलब दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। सत्य कथन कौन सा है? दूसरा तीसरा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला है, सिराजुद्दौला के हार का सप्रमुख कारण क्या था। सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में होती है, तो इसकी हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था। तो इसका सबसे प्रमुख कारण था इसके सेनापति, इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखेबाजी की थी और अंग्रेजों से जा मिला था और वह युद्ध में शामिल ही नहीं होता है अपनी सेना को लेकर के। ठीक है,
अगला है प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो परिस्थितियां हैं। पहला, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो यहां पर जो है आपका पहला कथन जो है वो सही है, इसमें बताना असत्य कौन सा है। ठीक है। दूसरा, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। देखिए ये कथन पूरा सही नहीं है क्योंकि सिराजुद्दौला को तो मारा गया, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मारा गया और मीर कासिम को नहीं बल्कि मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत। इसमें असत्य पूछा तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। लड़ाई के समय कौन नवाब था? तो लड़ाई के समय जो है नवाब कौन था यहां पर 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय देखिए ईस्वी में मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया था। उस समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। ठीक, तो उस समय था कौन? पहले मीर कासिम था। मीर कासिम हार जाता है बक्सर की लड़ाई, फिर आपका मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है बक्सर के युद्ध के संबंध में, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए इस समय जब बंगाल ये आपका बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, इस समय जो नवाब था वो मीर जाफर था। चूंकि मीर कासिम पहले नवाब रहते हैं 1763 तक, 1763 में मीर कासिम को हटाया जाता है और मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसी के फलस्वरूप ही तो ये बक्सर की लड़ाई होती है। फिर मीर कासिम क्या करते हैं? मीर कासिम जो है जो अंग्रेज बंदी थे, अंग्रेज बंदियों की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है अंग्रेज जो है वो मीर कासिम के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर देते हैं और बक्सर का युद्ध होता है। तो आप देखें बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ना कि ए। तो यहाँ पे मीर जाफर होगा। मीर कासिम को हटा दिया गया था। तो मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब आपके 1760 से 63 तक रहते हैं, जबकि मीर जाफर जो है 1763 से 65 तक रहता है और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। मतलब मीर जाफर के समय में ही ये युद्ध होता है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है, बताने दो कथनों में सत्य कौन से हैं। पहला, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुई थी। नहीं, बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में नहीं हुई थी। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजों का सेनापति जो था वो हेक्टर मुनरो था, और दूसरी तरफ मीर कासिम था जो बंगाल का पूर्व नवाब था। इसके अतिरिक्त शुजाउद्दौला और शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग जो है एक पक्ष में थे। तो यहाँ पर पहला कथन जो है आपका गलत हो गया। दूसरा, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि दीवानी अधिकार तो दिए गए थे, दीवानी अधिकार दिए गए थे, परंतु फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा कथन भी गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपका कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास तीन कथन दिए गए हैं। पहला, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। ये सही है। दूसरा, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। ये भी सही है। सुरक्षा के लिए निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये तीन के तीनों कथन सही हैं, इसलिए 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है? हैदर अली की मृत्यु जो है, जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के आपका 84 के मध्य में होता है। 1780 से 84 के मध्य में जो होता है, उस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। ठीक है, 1782 में। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए थे? यहाँ पे तीन कदमों के बारे में बात की, बताना है सत्य कौन से हैं। पहला, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। रोका तो था, परंतु 1786 में नहीं, 1785 में रोका था। 1785 ईस्वी में, यहाँ पे सन गलत दिया है, 1785 होना चाहिए, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है आपका। ठीक है। दूसरा, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला छोड़कर दूसरा तीसरा आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है। पहला,
श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है, सही है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि जो है थोप दी गई, ये भी सही। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है लॉर्ड बेल्जली के समय में, ठीक है, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार होती है और ये तीनों घटनाक्रम घटित होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, सॉरी डी ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है इसे आरंभ की गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति प्रारंभ की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसके अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन है। पहला, रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटका से रहा है, ये कथन सही है। दूसरा, रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासक थी। नहीं, अहिंसक नहीं, हिंसक आंदोलन करने वाली थी, ठीक है, इन्होंने हिंसक आंदोलन किया था, तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ये कथन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा गलत है। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर जो है 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय में इस पर कब्जा किया था। तो लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा 1843 ईस्वी में सिंध का अधिग्रहण किया। मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना सिंध भेजी गई और उसे अधिकृत किया गया था। अगला है सहायक संधि के संबंध में मिलान, हमें सही मिलान को चुनना है। तो देखिए, सतारा का अधिग्रहण कब किया गया? सतारा का अधिग्रहण 1848 में किया गया, तो बी से मिलाएंगे। संबलपुर का अधिग्रहण जो है संबलपुर का 1850 में किया गया, ए से मिला दीजिए। उदयपुर का जो है 1852 में किया गया, उदयपुर का 1852 में डी से मिला देंगे। और नागपुर का 1853 में किया गया, तो सी से मिला देंगे। तो ये आपका हो जाएगा BADC, BADC आपका यहाँ पे डी विकल्प में है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है अवध के अधिकरण जो किया गया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, देखिए, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था, सही है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये भी सही है आपका, ठीक है, 1801 में सौंपी गई थी, थोपी गई थी। तीसरा, जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, बिल्कुल विरोध किया था। तो यहाँ पर पहला दूसरा गलत है, सॉरी पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अपने विलय नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था। अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र उपजाऊ था और यह ब्रिटिश औद्योगिक कंपनियों के लिए कच्चे माल का बड़ा स्रोत साबित हो सकता था। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि अवध की जनता को कुशासन से आजाद करने के लिए वे कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। वास्तव में देखिए, वे 1801 से ही में ही अवध पर सहायक संधि ला दे चुके थे। तो इसलिए यहाँ पर जो बी विकल्प है वो सही है कि सहायक संधि कब ला दी गई थी? 1801 में ला दी गई थी और अवध के आंतरिक मुद्दों पर उनकी पकड़ थी। अवध की जनता अपने प्रिय नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण नाराज थी और उनमें गुस्सा भड़क उठा। फिर 1857 के विद्रोह में बड़ी जनसंख्या अवध जनसंख्या जो है अवध की शामिल हुई थी 1857 के विद्रोह में। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी? तो यहाँ पे तीन कथन इसके बारे में दिए गए हैं। पहला, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दूसरा कथन पहला सही है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। देखिए, इसमें आधा सही है कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। इसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य होते थे, भारतीय पद्धति पर जो है वो दीवानी कार्य किए जाते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दीवानी अदालतें भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। तीसरा, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थीं, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तीसरा कथन आपका सही है। तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। तो सत्य कौन सा है? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो एडमंड
एडमंड बर्क ने चलाया था। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटता है तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया था। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला था। अगला है, जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बेल्जली के समय में ही जो है आपका स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, मतलब जब बंगाल में लागू हुआ था तो उसमें लॉर्ड बेल्जली था, पर जो स्थायी बंदोबस्त आपका भारत में लागू होता है वो आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में। एक सेकेंड, इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। देखिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू होता है 1793 में, तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, ना कि लॉर्ड बेल्जली। देखिए, अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। ये कथन आपका सही है, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें भू राजस्व की रकम निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, निश्चित कर दी गई थी, उतनी ही रकम जो है कंपनी को देना होता था। देखिए, बाद में व्यापार व बाजार बढ़ने के कारण जो कृषि में लाभ होता है वो जमींदारों को मिलता है, ना कि कंपनी को, क्योंकि जमींदारों को केवल एक मुश्त रकम जो है पहले निर्धारित रकम को ही कंपनी को देना होता था। तो इसलिए पहला कथन आपका सही। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई थी प्रारंभ में, ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। जमीन पर अधिकार किसका था? जमींदार का था। इसलिए तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा? कोई भी असत्य कथन नहीं है, डी ऑप्शन। अगला है, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जब बंगाल गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 1822 में जो है लागू किया था। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू किया गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। अगला है, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना सही कौन से हैं। पहला, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। नहीं, अभी हमने ऊपर बात की कि हॉल्ट मैकेंजी ने इसे लागू किया था, ये अलेक्जेंडर रीड ने नहीं, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, यह व्यवस्था महाल जो गांवों का एक समूह होता था उससे लिया जाता था, ये सही है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार से लिया जाता था। तीसरा, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। नहीं, इसमें भू राजस्व की रकम जो है जो निश्चित नहीं होती थी। ठीक है, इसमें बदलाव होता रहता था। इसमें क्या था? आपका बदलाव जो है वो संशोधन की समय समय पर गुंजाइश थी। तो इसलिए आपका तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है, तो केवल यहाँ पे दूसरा कथन ही सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन है। पहला जो कथन है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, ये कथन आपका सही है। दूसरा, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया। इसमें जो रैयत थी, रैयत से ही कंपनी सीधे आपकी लगान वसूल करती थी। यहाँ पे 2 के दोनों कथन सही हैं। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा टीपू सुल्तान से जीते हुए इलाकों में आजमा कर देखा गया। बाद में थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों ही रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि यह व्यवस्था सीधे किसानों अर्थात रैयतों से की जाए, तथा राजस्व का आकलन करने से पूर्व सावधानी से अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। अगला है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष होता है? तो बंगाल में जो नील विद्रोह था ये 1859, जो 1857 की क्रांति होती है उसके तत्काल बाद जो है आपका नील विद्रोह होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आदिवासी पशु जो है आदिवासी समूह पशुपालक नहीं है? तो इसमें से देखिए, लवाड़िया, गद्दी, वन गुज्जर, बैगा। तो इसमें से जो बैगा है ये आपकी कहाँ की है? ये मध्य भारत की जनजाति है। बैगा जनजाति समूह मध्य भारत में रहते थे और ये शिकारी और संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, पशुपालक नहीं थे। जबकि लवड़िया ये आंध्र प्रदेश में रहते थे।
और जो आपके वन गुज्जर है, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, ये जो दोनों समुदाय हैं ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। और वहीं कुल्लू कुल्लू मनाली जो है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे, और कश्मीर के बकरवाल जो है वो बकरियां पालते थे, मतलब ये पशुपालक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव असर पड़े। क्या असर पड़े? यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला, आदिवासी मुखियों से उनका मालिकाना हक और शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसमें आधा सही आधा गलत है। कैसे? देखिए, इसमें क्या हुआ, आदिवासी मुखियों के पास कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक मिल गया। मालिकाना हक छीना नहीं गया, ठीक है, परंतु उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाधित किया गया। इस प्रकार से आपका पहला कथन जो है सही नहीं है। दूसरा, घुमंतू काश्तकारों के स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ये कथन आपका सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। संथाल विद्रोह 1855 में होता है, तो ए से मिला दीजिए। कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह 1831 का है, बी से मिलाइए। वर्ली विद्रोह जो है 1940 का है, वर्ली विद्रोह 1940 का है, डी से मिला दीजिए। और बस्तर विद्रोह जो है 1910 का है, सी से मिला दीजिए। तो आपका ए बी डी सी हो जाएगा, ए बी डी सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, देखिए यहाँ बिरसा मुंडा के संदर्भ में दो कथन है। पहला कथन है आपका कि बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे, सही है। वह एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह देते थे, ये सही है। दूसरा, वे जनेऊ धारण करते थे, शुद्धता व दया पर जोर देते थे। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बिरसा मुंडा की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो मिशनरी स्कूल में होती है, ठीक है। इसके प्रभाव में आकर ही ईसाई बन जाते हैं। बाद में वैष्णव धर्म प्रचारक के विचार से प्रभावित होकर के वे अपनी संस्कृति में वापस लौट आते हैं, ये जनेऊ धारण करते हैं और सुविधा व दया पर जोर देने लगते हैं। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जो क्रांति होती है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही होती है, ठीक है। तो 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता मिलेगी। अगला है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? यहाँ पे दो कदमों की बात की गई। पहला है, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी, सही है। दूसरा, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? मंगल पांडे को 10 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 8 अप्रैल 1857 को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1857 के बागी विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। नाना साहब का संबंध कहाँ से था? कानपुर, बी से मिलाइए। बिरजिस कद्र का लखनऊ, ए से मिलाइए। रानी अवंतीबाई लोधी का राजगढ़ से, सी से मिलाइए। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी, डी से मिला दीजिए। तो बी ए सी डी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन है, बताने सत्य कौन सा। पहला, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। 1861 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए 1861 में नहीं बल्कि 1862 में होती है। तो यहाँ पे सन गलत है, 1862 में होती है, ठीक है। देखिए, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। वर्मा, जो कि वर्तमान म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो रंगून भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, सही है। तत्याटोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों के साथ छापामार युद्ध करते रहे। बाद में अपने इनके साथी ने इन्हें धोखा दिया जिसकी वजह से ये पकड़े गए और मार दिए गए।
तो यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। क्या बदलाव किए? यहाँ पे तीन बदलाव की बात, तीन के बारे में बात की गई। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, मतलब ब्रिटिश क्राउन के तहत चले गए। एवं परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, सही है। दूसरा, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई, सही है। तीसरा, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तीन के तीनों चीजें मतलब सही है, यहाँ पर 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने की थी 1784 में, विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। एक सेकेंड, सी ऑप्शन होगा, बी नहीं, सी ऑप्शन, ठीक है। कोलकाता में किए थे। अगला है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में होती है? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो होती है वो 1791 में होती है। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैकाले के मिनट्स मतलब जो वितरण थे, मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ? मिनट्स मतलब विवरण, ठीक है। तो ये आपका अंग्रेजी शिक्षा का जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 1835 में। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अगला है 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में, जो कि शिक्षा संबंधी था, वुड विश्वविद्यालय शिक्षा। तो 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन है, बताना सत्य कौन सा है। पहला, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, ये भी सही है। तो तीन के तीनों चीजें यहाँ पर सही हैं, 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास तीन कथन है। पहला है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तीनों ही जो है महात्मा गांधी की शिक्षा के संबंधी विचारों से मेल खाते हैं, तो 1 2 3 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तीन कथन दिए गए। पहला, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सती का मतलब होता है सदाचारी महिला। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन है, उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, सही है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की, नहीं, ये सती विधवा विवाह के समर्थक थे, साथ साथ ये सती प्रथा जो थी उसके ये काफ़ी खिलाफ थे, ठीक है। सती प्रथा के खिलाफ थे। विधवा महिलाओं के विवाह का जो समर्थन था वो सबसे अधिक किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और उन्हीं के प्रयासों से जो है इसके संबंध में कानून बनता है। जबकि राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के खिलाफ जो है मुहिम छोड़ी थी, और जिसके बाद जो है 1929 में सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में पारित होता है, ठीक है। देखिए, प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। फिर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। अगला है लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने कोलकाता में खोले, बी से मिला दीजिए। ज्योतिबा राव फुले ने महाराष्ट्र में, ए से मिलाइए। आर्य समाज ने जो है आपका पंजाब में, आर्य समाज ने पंजाब में, सी से मिले। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में, तो डी से मिला दीजिए। आपका BACD, तो BACD डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला है ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की थी, सही है। देखिए, पुणे में घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। दूसरा, पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये कथन भी सही है। यहाँ पर दो के दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ। इसके माध्यम से ये कहा गया कि 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह प्रतिबंधित किया जाता है। अगला है जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परामर्श मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन जो है 1840 में मुंबई में हुआ था। 1840 में मुंबई में हुआ था। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी, नहीं, मध्य भारत में की थी। कहां पर? मध्य भारत में, तो इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया और जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सत्य नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओरू जाति ओरू मतम ओरू देव मनुष्यानु मतलब मानवता की एक जात एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका था? श्री नारायण गुरु का ये कथन था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष की थी? तो 1873 में की थी। 1873 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 1867 में की गई थी। 1867 में सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आर्म्स एक्ट जो है आपका कब पारित हुआ? 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में ये पारित किया गया था। ठीक है, अगला है इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देखिए, 1883 में, एक सेकेंड, तो यहाँ देखिए पहला इल्बर्ट बिल के संबंध में जो पहला कथन है कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था, सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, नहीं, इसमें भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध नहीं लगाना था। इसके माध्यम से ये होना था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की समानता स्थापित की जा सके। यहाँ पर आपका पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित है। अगला है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर तीन कथन है। पहला, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया, सही है। दूसरा, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, ये भी सही है। तीसरा, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम जो है गर्मपंथियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल में विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? देखिए, बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया जाता है। इसके पीछे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश प्रशासन का जो तर्क था वो था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका बंटवारा किया जा रहा है, परंतु इसके पीछे कारण कुछ और भी थे। ठीक है, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले थे? तो समाजवाद का विचार यहाँ से फैलता है। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। मतलब 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जो जन भागीदारी बढ़ती उसके क्या कारण थे? तो उन कारणों में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त होती है, ये एक कारण था। दूसरा, 1917 की रूसी क्रांति। तीसरा, गांधी जी के सत्याग्रह और हिंसा के विचार, ये सभी उत्तरदायी कारण थे। तो 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है आपका 1919 में आता है। देखिए, इसके संबंध में दो कथन है। पहला, यह कानून अव्यक्ति सुनता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, यह कथन आपका सही है। दूसरा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यह भी सही है। इसी के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलता है। पहला, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, सही है। दूसरा, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये तीन के तीनों कथन सही है, 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था, अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारों से हटाना था। अगला है, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये कथन गलत है। दूसरा, क्योंकि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में होता है। दूसरा, इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, नहीं, 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी को मनाया गया। यहाँ पे ये भी कथन गलत है, तो दो के दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यहाँ पे दो कथन है। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, नहीं, इसकी स्थापना 1924 में नहीं, 1928 में हुई थी। 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे पहला कथन जो है गलत है। दूसरा, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा कथन है, 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया इनके द्वारा, ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कब फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप बाद में इन्हें मतलब जेल होती है और वहाँ पे फांसी की सजा दी जाती है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन छोड़ करके दूसरा तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो कथन है। पहला, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, सही है। दूसरा, 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, ये सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 1940 में पारित किया था, 1940 में पारित किया था, ठीक है। परंतु इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था। इसमें कहा गया था मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए मुसलमान के स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। दो कथन है। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, सही है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, ये भी सही है, क्योंकि 1941 में ये भारत छोड़कर जर्मनी चले जाते हैं, जर्मनी की तरफ से सिंगापुर चले गए थे। वहीं पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर आपका दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2। अगला है, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को जो है ये प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कोलकाता में जो है बंगाल में जो है दंगे भड़क उठे थे। अगला है, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति विभाजन की बात लिखी गई, सही है। इसमें लिखा गया है कि जो सत्ता के सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता के विभाजन की बात की गई है। देखिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद किया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी, इसलिए यहाँ पर पहला दूसरा दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है। पहला, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, सही है। 25 है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, नहीं, सभी नागरिकों को नहीं था। देखिए, 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल ऐसे पुरुष को अधिकार था जो कुछ क्राइटेरिया पूरी करते थे, क्राइटेरिया पूरी करते थे, उन्हीं को, जैसे एक क्राइटेरिया क्या थी, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वह टैक्स देता हो, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला दूसरा कथन जो है आपका सही है, तीसरा गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, ठीक है, सही है। रॉजर्ट रॉजर्ट दी लाइल द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, सही है। दूसरा, कॉपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही स्वरूप है, सही है। तीसरा, मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, खूनी रविवार की घटना रूस से संबंधित है। पहला, यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। नहीं, 1905 में, क्योंकि जो आपकी रूसी क्रांति प्रारंभ होती है 1905 में प्रारंभ होती है, 1917 में इसकी परिणत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1917 नहीं 1905 होगा, पहला गलत है। दूसरा, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत दूसरा सत्य है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी। तो इन्होंने जो है डॉप्स योजना, कौन सी योजना, डॉप्स योजना। देखिए, जर्मनी में फ्रांस के विरोध में बड़ी संख्या में कागजी मुद्रा छापी जाने लगी। परिणामस्वरूप जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जर्मनी अति मुद्रास्फीति, ठीक है, हाइयर या हाइपर इन्फ्लेशन के संकट से जूझने लगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने डॉप्स योजना बनाई। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है आपके अब करंट अफेयर के रहेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये किस लिए जारी किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है। बायो इमेजिंग बैंक, इसका उद्देश्य अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना है। देखिए, बायो इमेजिंग बैंक माइक्रोस्कोपी, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मतलब एमआरआई और कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी जैसी विभिन्न इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके प्राप्त ऊतकों, कोशिकाओं और अणुओं जैसे जैविक नमूनों की डिजिटल छवियों का एक भंडार है। बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान उद्देश्यों के लिए जैविक छवियों को संग्रहित करने और साझा करने के लिए केंद्रीकृत, मानकीकृत और सुलभ मंच प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना इनमें कितने कथन सत्य हैं। पहला, यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। नहीं, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई रक्षा नहीं है, ठीक है। दूसरा गलत है, यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए राडार सिस्टम का उपयोग करता है, ये सही। तो यहाँ पे 2 कथन सही हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, डीआरडीओ की काउंटर ड्रोन प्रणाली को ड्रोन का पता लगाने, पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन प्रणाली बनाता है, ठीक है। डीआरडीओ की प्रणाली विशेष रूप से उनकी अनूठी विशेषताओं और संभावित खतरों के कारण ड्रोन का मुकाबला करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता नहीं, ये गैर जमानती है, जमानती नहीं गैर जमानती है। तो यहाँ पे पहला सही दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो चावल का है। किसका है, चावल का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक है, जो दुनिया के उत्पादन का लगभग 20% और चावल के वैश्विक व्यापार का लगभग 40% हिस्सा है। इन आंकड़ों में बासमती और गैर बासमती चावल दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, पहला है कि यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है, ये सही है। पहला गलत दूसरा सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का
प्रचार प्रसार करना है। इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान विवरण एकत्र करके इन योजनाओं के संभावित लाभार्थियों का नामांकन करवाना है। यात्रा के माध्यम से जिन योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है उनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना इत्यादि को शामिल किया गया है। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से। नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। नहीं, ये भी गलत है। तीसरा, यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस स्थिति को निर्धारित करने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं। ये भी गलत है। 3 के तीनों कथन यहाँ पे आपके गलत है। तो यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जो उसकी व्याख्या सुन लीजिए। देखिए, भारत में शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की संख्या से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था की स्थिति को संदर्भित करता है जिसे भारत के संविधान में परिभाषित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया गया है। यह भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थानों की विशिष्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान से संबंधित है। भारत के संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना नहीं है। इसके बजाय इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देना है। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो इस स्थिति को निर्धारित करने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आमतौर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की होती है, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए 15 न्यायाधीश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के बीच कानूनी विवादों को संभालता है और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर सलाहकार राय प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। अगला है, विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। तो इसमें आप बी ऑप्शन पढ़िए। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, उड़ान ड्यूटी समय सीमाएं नियामक आवश्यकताएं हैं जो एयर क्रू सदस्यों में थकान को रोकने और विमान के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में 1 जून से सभी एयरलाइनों के लिए उड़ान शुल्क समय सीमा पर नए नियमों को अनिवार्य कर दिया है। इसमें कई प्रावधान है, जैसे लंबी आराम अवधि 36 से 48 घंटे की है। ठीक है, अब साप्ताहिक आराम की अवधि को बढ़ा दिया गया है। रात्रि ड्यूटी के घंटे कम किए गए हैं। कम लैंडिंग मतलब रात्रि लैंडिंग पहले के 6 के मुकाबले 2 तक सीमित की गई है। एयरलाइंस द्वारा अनिवार्य त्रैमासिक थकान रिपोर्ट को सबमिट करना, इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। अगला है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो आवामी लीग की शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, परंतु वर्तमान में ये अपदस्थ कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और भारत में वर्तमान में ये रह रही हैं, शरण ली हैं। ठीक है, और वर्तमान में बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। मोहम्मद यूनुस। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ठीक है, देखिए, ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण लाइट पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे मतलब जो नेचुरल डार्कनेस है को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन बताने सही कौन से। पहला, यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। सही है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। सही है। तीसरा, अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। नहीं, ये उल्टा है, ये गलत है। अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देता है जिससे नागरिकों की गोपनीयता जो है असुरक्षित होती है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ये ऑप्शन। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। नहीं, ये गलत है। अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन के लिए विशिष्ट फोकस क्षेत्र नहीं है। ठीक है। इसमें जो फोकस क्षेत्र हैं वो क्या हैं? घर घर कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण, सार्वजनिक शौचालय तक पहुंच और सफाई, सड़क की सफाई और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कुछ फोकस क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, पहला सही। तीसरा, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के साथ आयोजित किया जाता है। तो ये सही है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है इसमें राज्य रैंकिंग में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है और इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। अगला है, और इंदौर के साथ सूरत को भी चुना गया है। ठीक है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपके पास 3 कथन है। पहला, गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। सही है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है परंतु यह केवल इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। इनके तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। अगला निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर 4 जलवायु परिस्थितियाँ दी गई हैं। तो इन निम्नलिखित में से या उपरोक्त में से किस फसल के लिए उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? पहला है, इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा, आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। सही है। यह मतलब तीसरा जो आपकी कंडीशन है। चौथा, यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। यह जो है मसूर दाल के बारे में, मसूर दाल के बारे में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। मसूर को आमतौर पर ठंडी से समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। आई स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, आई स्टेम जो है द्वारा शुरू की गई समवेश परियोजना एक कल्याण पहल है जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये कथन आपका गलत है। पहला तो सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आई स्टेम मतलब भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योगों के बीच वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सुविधाओं को साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। पोर्टल का उद्देश्य अनुसंधान बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना, निवेश के दोहराव को कम करना और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए, आई स्टेम द्वारा शुरू की गई समवेशा परियोजना जो है एक कल्याण पहल नहीं है बल्कि जो समवेशा परियोजना है यह शोधकर्ताओं, उद्योग और स्टार्टअप को प्रयोगशाला सुविधाओं और उपकरणों से जोड़कर भारत में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने का एक मंच है। समावेशा परियोजना महत्वपूर्ण अनुसंधान बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करके नवाचार और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसे जो है ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इससे उम्मीद है इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि का अनुमान है। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया?
तो महाराष्ट्र के नासिक में किया 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कब किया? 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है। इस दिन हर साल किया जाता है। अगला है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया। कहाँ पर किया गया? विशाखापत्तनम में। ठीक है, ये 1927 फरवरी 2024 तक किया गया। इससे पहले ये 12वां संस्करण था, ये इसका 12वां संस्करण था। 11वें संस्करण का आयोजन जो है वो फरवरी मार्च 2022 में किया गया था। पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में ही किया गया था। देखिए मिलन जो है, ये मिलन या मिलन जो है एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय, मतलब 2 साल पे होने वाला बहुराष्ट्रीय, मतलब कई राष्ट्रों का एक नौसैनिक अभ्यास है, जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था, जिसमें भारत भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।